नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 96वीं कड़ी में हम आपसे बातचीत करेंगे। पिछले कड़ी में मैंने आपसे बातचीत किया था एक ऐसे प्रदेश का जो भारत का जो सबसे छोटा प्रदेश है, और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश का, राज्य का, जो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है, और वो है जो सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप। और ये देखिए, लक्षद्वीप इसका नाम क्यों पड़ा? ये कहा जाता है कि ये 1 लाख द्वीपों का ये समूह है। 1 लाख द्वीप, इसलिए इसका नाम रखा गया है कि लक्षद्वीप, लाखों द्वीपों का समूह। लेकिन वास्तविक रूप से जो द्वीप हैं वहाँ जो प्रकट है, एक कहा गया है कि एक पहाड़ की श्रृंखला है जो समुद्र में है, और उस पर जगह जगह वो पहाड़ के जो थोड़े थोड़े चीज़ें दिखती हैं। तो इस तरह से वो एक छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप दिखते हैं, लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं है, क्योंकि इतनी जगह नहीं है कि वहाँ रह सके या उसकी व्यवस्था कोई बनाई जा सके। लेकिन दिखते बहुत सारे, क्योंकि पहाड़ की ही श्रृंखला है, तो पहाड़ के ऊपर जो पानी बहता है, तो जहाँ जहाँ वो द्वीप थोड़े बहुत दिखते हैं, तो वो सारे द्वीप ही एक तरह से हो गए। तो लेकिन 36 द्वीप ऐसे हैं जो कि वहाँ लोग रहते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से 10 द्वीप ऐसे हैं जिसमें कि अच्छी खासी आबादी वहाँ बसती है। एक तरह से 10 द्वीपों का ये पूरा क्षेत्र है, और जहाँ के लोग आते जाते हैं और रहते हैं। इसमें से ये आबादी इसकी बहुत कम है, और ये जरूरी है लक्षद्वीप को। देखिए, लक्षद्वीप के ग्राम पंचायत के बारे में तो हम चर्चा आप करेंगे ही, लेकिन उसके पहले लक्षद्वीप के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको एक केंद्र शासित राज्य है, और वहाँ पूरी तरह से एक प्रशासनिक इकाई है, ग्राम पंचायतें हैं, संविधान की सारी व्यवस्था लागू की जा रही हैं। तो एक बड़ा रोचक है कि छोटे से क्षेत्र पे भी सारी संवैधानिक व्यवस्था वहाँ तक पहुँची है, और यहाँ तक कि ग्राम पंचायत की व्यवस्था वहाँ पहुँची, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो लक्षद्वीप का क्षेत्र है, एरिया, इसको मुश्किल से 12 वर्ग मील का एरिया है। 12 जो यहाँ की सतही धरती आपको दिखती है, उसको आप कह सकते हैं कि 12 वर्ग मील का क्षेत्र है। ये केरल से 200 से लेकर 400 किलोमीटर दूरी पर ये केरल में फैला है। केरल से है, वहाँ से केरल से के ही अरब सागर में, तो 200 किलोमीटर आप समझ लीजिए यहाँ से दूर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की एक जो कोई खास वहाँ रोजगार के साधन है नहीं, कोई मछली का है, नारियल का है, और वहाँ उससे लोग और पर्यटन स्थल भी अब धीरे धीरे बहुत अच्छा वहाँ विकसित हो गया है, क्योंकि वहाँ के बीचेज जो हैं बहुत सुंदर हैं, और वहाँ सूरज बिल्कुल, जब कहा जाता है कि सूरज वहाँ चुम्बन करता है लक्षद्वीप को, मतलब बहुत सूरज की सुंदरता वहाँ प्रकट होती है। और बालू समुद्र जो लक्षद्वीप के जो बीचेज हैं वो बहुत बालू से हैं, वाले ज़्यादा हैं, और बहुत सुंदर वहाँ की एक अनुभूति होती है वहाँ की द्वीप के ऊपर जाइए। और एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाने के लिए वो जैसे छोटे छोटे जहाज हैं, उसी से आना जाना लगा रहता है। और वहाँ की जो लक्षद्वीप की राजधानी है वो कवरत्ती है। कवरत्ती एक द्वीप पर है, वहाँ राजधानी है। और जो वहाँ हवाई अड्डा है वो अगत्ती द्वीप पर है। वहाँ हवाई अड्डे से जाइए तो अगत्ती द्वीप पर वहाँ हवाई अड्डा है, और वहाँ से एक द्वीप को दूसरे द्वीप को लोग जाते हैं, तो वो जहाज़ों से जाते रहते हैं, आते रहते हैं। बहुत एक वहाँ एक सारे 10 द्वीपों में बहुत आना जाना सामान्य सी बात है। अब ये इसका जो पहले ये लक्षद्वीप जो था, ये मद्रास राज्य में था। उसका एक ज़िला है मालवाड़ ज़िला, तो मालवाड़ ज़िले में ही लक्षद्वीप को मानते थे, उसी का एक अंग है। लेकिन 1973 में ये मालवाड़ ज़िला जो है
लक्षद्वीप का, ये अपना एक यूनियन टेरिटरी एक अलग से घोषित की गई, उस इस क्षेत्र को, लक्षद्वीप को अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या प्रदेश जो भी कहिए, केंद्र शासित राज्य के रूप में इसको मान्यता मिली। और यहाँ भारत सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको आप कह सकते हैं, वो वहाँ तरफ से नियुक्त किए गए, उन्हें वही प्रशासन वहाँ की चलाते हैं। लक्षद्वीप में जो भाषा बोली जाती है वो मलयाली भाषा है, अंग्रेजी भी है ये, और फिर वहाँ के स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं। वहाँ की 96% आबादी मुस्लिम आबादी है। वहाँ लक्षद्वीप की ये विशेषता है कि वहाँ कोई आदिवासी वो स्थान नहीं है जिसमें बहुत वहाँ आदिवासी रहते हैं और उनका ये द्वीप है, नहीं, बल्कि वहाँ हमको लगता है कि किसी समय में बाहर से मछुआरे आए होंगे और वहाँ मुस्लिम धर्म के लोग ही 96% रहते हैं, बाकी 4% में हिंदू हैं और भी जो छोटे लोग रहते हैं। लेकिन मुख्यतः क्या, एक तरह से पूरी की पूरी आबादी आप समझ लीजिए कि लक्षद्वीप की मुस्लिम आबादी है। वहाँ के व्यवस्था में अभी हम चर्चा करेंगे कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो तो मैंने बता दिया। अब वहाँ ऐसे छोटे यूनियन टेरिटरी में, ऐसे छोटे स्थान में, ये भारत का सबसे छोटा है, हम 12 किलोमीटर का आप समझ सकते हैं कि इससे छोटा क्या हो सकता है। आबादी भी सिर्फ केवल 70,000 जनसंख्या है 70,000 की, तो अब इससे छोटा क्या हो सकता है। फिर भी जो भारत के संविधान में जब 94 में हुआ, 73वां संशोधन जब 92 में आया, तो 73वां संशोधन से भारतीय संविधान से जो ग्राम पंचायती व्यवस्था लागू की गई, वो ग्राम पंचायती व्यवस्था यहाँ भी लागू की गई, लक्षद्वीप में भी। और लक्षद्वीप में जो यूनियन टेरिटरी, इसमें भारत में तो ये एक तरह से आया 1954 में भारत में इसको यूनियन टेरिटरी का अंग बना। जैसे मैंने कहा कि उसके बाद 94 में यहाँ जब भारत के संविधान जब लागू कर दिया गया, तो एक वहाँ ग्रामीण पंचायती व्यवस्था भी, गांव पंचायती व्यवस्था भी वहाँ लागू कर दी गई। अब ग्राम पंचायत व्यवस्था जो वहाँ से लागू की गई है वो कोई, क्योंकि संविधान के अनुकूल लागू की गई है, तो ग्राम पंचायत जो व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, वहाँ वह भी वहाँ लागू, वैसे ही लागू की गई है। और पंचायती व्यवस्था जैसे है कि गांव सभा है, ग्राम पंचायत है, पंचायत सदस्य हैं, उनका चुनाव है, सारी व्यवस्था लगभग वही व्यवस्था लागू गई है जो कि आपके अन्य स्थानों पर है। वहाँ जैसे मैंने बहुत सारे प्रदेशों के बारे में चर्चा की कि कहीं ग्राम पंचायतों प्रधान को बोलते हैं, कहीं सरपंच बोलते हैं, तो इस तरह के जो नाम हैं, लेकिन वहाँ प्रधान ही बोलते हैं और प्रधान की वहाँ व्यवस्था है। तो वहाँ का जो नियम है, क्योंकि ये बाकी तो प्रदेशों में जो प्रदेश हैं वहाँ तो खुद उनको कानून बनाया उन्होंने, तो इसलिए अधिनियम बोले जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम एक्ट है, लेकिन चूँकि यूनियन टेरिटरी है ये केंद्र शासित, तो और वहाँ विधानसभा अपनी नहीं है। अगर विधानसभा रहती तो वो अपने अधिनियम बनाती, अंतर समझ लीजिए। अगर वहाँ की अपनी खुद की विधानसभा होती लक्षद्वीप में, तो वो कानून बनाते पंचायती राज व्यवस्था के लिए, और उसको बोला जाता कि ये लक्षद्वीप पंचायती राज अधिनियम। लेकिन वहाँ ये व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ जो कानून बनता है वो एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं। तो उनको कहा गया कि लक्षद्वीप पंचायती रेगुलेशन 1993, तो लक्षद्वीप पंचायत राज रेगुलेशन जो है 1993 उनके यहाँ लागू है, और उसी वो वैसे ही है जैसे कि अन्य प्रदेशों के पंचायती राज व्यवस्था है, जैसे मैंने कहा। लेकिन अब उन्होंने एक और दो ही व्यवस्था था, एक तो जिला पंचायत और वो क्षेत्र पंचायत। वो क्षेत्र पंचायत नहीं है, ग्राम पंचायत। मैं पहले बात चुका हूँ कि जहाँ भी क्षेत्र पंचायत है, कम से कम 20 लाख की आबादी उस प्रदेश की है, वहाँ क्षेत्र पंचायत है। लेकिन अगर नहीं है तो वहाँ सिर्फ दो ही व्यवस्था है, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। लक्षद्वीप में सिर्फ एक जिला पंचायत है, सिर्फ एक।
और गांव पंचायत 10 द्वीपों में जिसमें कि लोग रहते हैं, वहाँ 10 ग्राम पंचायत, सिर्फ 10 ग्राम पंचायत। आप ये सोच लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें कि एक ब्लॉक में, मतलब एक ब्लॉक जो होता है उसमें भी करीब करीब 90, 95, 100, 125 से वो गांव पंचायतें होती हैं। और जबकि ये पूरे एक राज्य में, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासन राज्य में सिर्फ 10 ग्राम पंचायतें हैं, और ये 10 ग्राम पंचायतें 10 द्वीपों पर स्थापित हैं। तो सबसे इतना बड़ा, तो छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, इससे छोटा केंद्र शासित नहीं है। हम बारे में और बताएंगे कि एक बार आपको कि कौन कौन केंद्र शासित है, कितना कितना वहाँ है। लेकिन गोवा भी इससे बड़ा है, और पहले और जितने भी आपको हम एक पूरी सूची देंगे कि कैसे कैसे, लेकिन अन्य जब बात चर्चा करेंगे तो, कि कहाँ कितने सदस्य हैं, कितने गांव सभाएं हैं, और कहाँ कितनी जिला पंचायत हैं। तो इतना छोटा अपना लक्षद्वीप है। अब थोड़ी सी अब उसके बारे में जो व्यवस्था है, जो ऐसे ही है जैसे संविधान में, फिर भी एक चर्चा हम ये कर दें कि वहाँ 10 द्वीपों पर एक ग्राम पंचायत स्थापित है। सारे अधिकार जो 29 विभाग हैं संविधान के, वो उनको दिए गए हैं। वहाँ भी सब जैसे सभी गांव सभा के पूरी आबादी मिलके पंचायत, ग्राम पंचायत सदस्यों को चुनती है। और वहाँ पंचायत ये है कि 1000 पे एक सदस्य चुने जाते हैं, और एक उसकी आबादी से, और जिसकी कम से कम 4 सदस्य हैं। एक द्वीप पर 4, 6, 8, 10, अधिक से अधिक 10 सदस्य चुने जाते हैं। तो एक तरह से 10 सदस्यों की, उनकी अधिक से अधिक 10 सदस्यों की उनकी ग्राम पंचायत है। कम से कम 4 सदस्यों की ग्राम पंचायत है। उसमें वो और ये लोग मिलकर एक प्रधान चुनते हैं और एक उप प्रधान चुनते हैं। सरकार की तरफ से हर ग्राम पंचायत के लिए एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं उसको, वो नियुक्त किया जाता है, और उसके सरकारी वो अधिकारी होते हैं, और वो इनके ग्राम पंचायतों के जो भी निर्णय होते हैं उसका पालन करते हैं। तो एक तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हर गांव पंचायत के निर्णय और वित्तीय व्यवस्था और ये व्यवस्था उनके एक तरह से अधिकारी के रूप में काम करते हैं। तो ज़्यादातर वो ये सलाह मशवरा और बजट जो गांव सभा बनाती है और गांव पंचायतों को जो अधिकार दी गया है उसके लिए जो प्रस्ताव पारित करती है, उनको वो क्रियान्वित करते हैं एक अधिकारी के रूप में। तो एक उनकी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में पंचायत सचिव है, वहाँ उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना रखा है, मुख्य कार्यवाहक अधिकारी। और उसके हिसाब से और ग्राम पंचायतों को और भी अगर चाहिए, उनको ग्राम पंचायतों को कर्मचारियों को नियुक्ति की जरूरत है, तो वो अपने ग्राम पंचायतें अपने अधिकारी को नियुक्त करते हैं शासनिक अनुमति से, और शासन उनका खर्च बर्च करती है। तो ये प्रशासन उनकी व्यवस्था इस प्रकार की चलती है। अब ये और चूँकि 10 द्वीप हैं, तो उसमें सरकार अब एक जगह से दूसरी जगह लोगों का अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की शिकायत पर उनका ट्रांसफर भी करती रहती है, और उनके खिलाफ ग्राम पंचायत की संस्कृति पर जो और कर्मचारी हैं उनके खिलाफ अनुशासनिक और प्रशासनिक कार्रवाई भी करती है। और इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ग्राम प्रधान के और ग्राम के प्रधान के पास आ सकता है, जैसे कि अन्य राज्यों में है, और अविश्वास प्रस्ताव के बाद हटाए जा सकते हैं। पूरी प्रशासनिक गांव पंचायत की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था वो सरकार अपने हाथ में ले सकती है, और एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकती है, जैसा कि बहुत सारे राज्यों में है। इसकी चर्चा में आपसे कर, यद्यपि इनका जो नियम कानून या रेगुलेशन बना 1993 में, लेकिन ये लागू हुआ, पहली ग्राम पंचायत स्थापित हुई दिसंबर 2002 में, और जिला पंचायत स्थापित हुई 2003 में। तो एक तरह से देखा जाए तो लक्षद्वीप में पंचायती व्यवस्था सन 2002 से लागू हुई, और तब से ये पंचायती व्यवस्था की चल रही है। 2002 से लक्षद्वीप पे भी ये व्यवस्था उसी तरह चल रही है जैसे कि अन्य राज्यों में और अन्य केंद्र शासित राज्यों में। इसके पहले मैंने आपसे पांडिचेरी से के बारे में, सिक्किम के बारे में चर्चा की थी, सबसे छोटा प्रदेश है, उसी तरह से यहाँ भी चल रहा है।
अब ये इन प्रशासनिक व्यवस्था के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये देखिए कि ग्राम पंचायत संविधान के की जो मंशा थी, भारत के संविधान की जो मंशा थी कि ग्रॉस रूट पर लोगों को डेमोक्रेसी को ले जाने का, वो इस लक्षद्वीप में इस कानून को ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू करने से बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ग्रॉस रूट की डेमोक्रेसी का जो उद्देश्य था, जो संविधान में एक आदर्श रखा गया था, उसका एक बहुत सुंदर प्रमाण है कि इतने छोटे प्रदेश में भी पंचायती व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ लागू है। क्योंकि वहाँ तो मंत्रिमंडल है नहीं, वहाँ ये विधानसभा है नहीं, तो इस तरह से न होने से कम से कम ये कितने महत्वपूर्ण हो गई कि हर ये पंचायती व्यवस्था आप देखिए इस तरह से कि छोटे हर गांव में एक अपनी प्रशासनिक इकाई कितने अच्छे ढंग से काम वहाँ कर रही है। विधानसभा रहती तो कानून बनाते हैं, लोकसभा रहती तो वो चीफ मिनिस्टर रहते तो वो काम, अब एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सब मिला जुला के यूनियन टेरिटरी के लिए कानून बनाते हैं। लेकिन जो विभाग है 29 विभाग उनको संविधान के द्वारा प्रदत्त है और विषय है, उसमें हर अपना द्वीप, हर द्वीप होता है, द्वीप को गांव सभा भी कहते हैं, ग्राम पंचायत भी कहते हैं या द्वीप पंचायत भी कहते हैं। तो हर द्वीप को पंचायतें अपने ढंग से चला रही हैं। तो एक बहुत ये अपने आप में एक रोचक है कि हर द्वीप, जिसकी किसी की आबादी 2000 होगी, किसी की 3, कुल 17,000 आबादी है, 10 द्वीप है, तो आप समझ लीजिए कहीं 4000 कहीं 5000 आदमी होंगे। तो थोड़े इन लोगों के पूरी की पूरी व्यवस्था ग्राम पंचायत वहाँ चला रही। तो एक तरह से ग्राम पंचायत वहाँ काफ़ी स्वतंत्र रूप से काम करे। हालांकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, निश्चित रूप से जो प्रशासक हैं पूरे यूनियन टेरिटरी के, उनके कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी ग्राम पंचायतें अपने ढंग से काम करने का उन्हें बहुत मौका जरूर मिलता होगा। यह अलग बात है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो चाहे अपना निर्देश दें, उनको वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उस तरह के प्रस्ताव पंचायतों से पास कराता होगा और उसी हिसाब से वो काम करता है। लेकिन अब चूंकि वहाँ विधानसभा नहीं है, उनके मंत्री नहीं है, इसलिए पंचायतों को काम करने का अवसर ज़्यादा ही मिलता है। प्रदेशों में क्या है, यहाँ मंत्रिमंडल है, मंत्री लोग उसको अपने सत्ता हथियाना चाहते हैं, एमएलए हैं वो अपना सत्ता हथियाना चाहते हैं, और ग्राम पंचायतों को अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा जो उनको मिलना चाहिए अधिकार, उसमें कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उतना अधिकार को हड़प लें, बस नाम मात्र के लिए पंचायतें रहें। तो लेकिन संविधान का एक मंशा देखिए लक्षद्वीप में जिस तरह से लागू है, इसे लगता है कि ये, और जो जिला पंचायत है तो एक तरह से वही आप विधानसभा समझिए, वहाँ तो प्रस्ताव पारित होता है, और वही विधानसभा तो है नहीं, तो वो जिला पंचायत है, वहाँ जाके चीज़ें तय होती हैं। तो तय वहाँ के वो नियमावली वो नियम बनाते हैं। जैसे जिला पंचायत को अपने नियम बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है, ग्राम पंचायतों को नियम कानून बनाने का अधिकार है, अपना बजट पारित करने का अधिकार है, अपने बजट के हिसाब से खर्च करने का अधिकार है, वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ चलती। तो अगर देखा जाए तो ये संविधान की ये जो मंशा है कि डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को हम ग्रास रूट तक, मतलब तो जमीन तक पहुँचाए, मैंने एक व्यक्ति तक पहुँचाए, कितना एक सार्थक, कितना अच्छा उदाहरण है। दूसरा जो एम्पावरमेंट का है डेमोक्रेसी में, देखिए हम बार बार कहते हैं कि केवल अधिकार संविधान के द्वारा लिख देने से नहीं होगा, कैसे उनको उन अधिकारों का वो कैसे प्रयोग वास्तव में कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए उनको सक्षम बनाना है। अधिकार दे देने से मात्र से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हमें बोलने का, अगर आप बोलने का अधिकार आपने संविधान में लिख दिया है, तो अगर हम कहीं बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पुलिस भेज के हमारा मुंह बंद कर दीजिए, आप उनको गिरफ्तार करिए। अगर गिरफ्तार कर देंगे तो बोलने का अधिकार कोई मतलब क्या है। तो उसी तरह से एक तो अधिकार चाहिए, और दूसरा अधिकार के बाद एक तरह से एम्पावरमेंट भी होना चाहिए। एम्पावरमेंट का मतलब है कि उन अधिकारों को हम अच्छे ढंग से उसका हम लागू कर सकें, उनको अपने कल्याण के लिए उनका हम अधिक से अधिक उपयोग कर सकें, ये भी सरकार की दायित्व है। और सरकारें क्या करती हैं कि अधिकार तो दे देती हैं, खास करके जो हम गांव सरकार पर इतनी बातें इसलिए हम कर रहे हैं कि अधिकार तो इन लोगों ने दे दिया, लेकिन लोगों को एम्पावर नहीं करना चाहते, वो खुद को एम्पावर करना चाहते हैं। नेता मंत्री और ये लोग जितने हैं वो अधिकारी, ये खुद को अधिकारों को लेके अपने को और शक्तिशाली एम्पावर तो है ही है,
और शक्तिशाली बनना चाहते हैं और गाँव को, लोगों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है, इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है कि गाँव को आप इम्पावर, कानून अधिकार संविधान दे रखा है, वो मजबूरी है आप उनको देने का, लेकिन उनको इम्पावर भी करना। इम्पावर करने का मतलब जो कुछ भी उनका अधिकार है उनको स्वतंत्र रूप से उन अधिकारों को प्रयोग करने दीजिए। आप उसमें अपनी टांग मत लड़ाइए, आप उनको हस्तक्षेप न करिए। आपकी जरूरत उतनी ही है जहाँ तक कि अधिक से अधिक उनको फैसिलिटेट करते हैं। फैसिलिटेट करने का मतलब कि वो अपने अधिकारों को अच्छे ढंग से उपयोग कर सकें, अच्छे ढंग से लागू कर। इसके लिए आपको साधन और सुविधा उनको देना पड़ेगा कि वो उसको लागू कर। इतनी तक सीमित रखिए। लेकिन ये करते क्या है कि नेता और अधिकारी वो साधन और सीमा वो अपने ढंग से देते हैं, कहते हैं हम जो चाहेंगे उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। मतलब आपको हम निर्देश देंगे, उस निर्देश को पालन करना होगा। आपके निर्णय और आपकी क्षमता का हमें कोई जरूरत नहीं है। हमको जिसको जरूरत होगी हम उसको जो अधिकार देना होगा, जितना रुपया देना होगा और जो रुपया कैसे खर्च करना होगा, जो अधिकारी कैसे काम करेंगे, ये सब हम बताएंगे। तो ये जो गुलामी की प्रवृत्ति का जो व्यवस्था की गई है, इसके खिलाफ हम लोग ही गांव की सरकार बना रहे हैं। और एक संविधान के एक आदर्श देखिए कि इतने छोटे से स्थान में भी, इतनी छोटी जगह में भी एक संविधान का ये कितना महान आदर्श है कि वहाँ एक पंचायती व्यवस्था दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे नेता और अधिकारी संवैधानिक व्यवस्थाओं को लागू नहीं करा देते, पूरा भी कोशिश है। और मैं समझता हूँ, मैं तो यहाँ गया तो हूँ नहीं, कभी मौका मिलेगा देखने कि कितना अधिकार उनको प्रयोग करने को देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर ही मनमानी वहाँ अपने ढंग से चलाते हैं और इन लोगों को केवल अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा एक तरह से नौकर चाकर के रूप में कार्य कराते हैं। ये हम कभी मौका अगर मिला देखने को तो ये हम जरूर देखेंगे और तब इस पर हम अपना विचार रख पाएंगे कितना लागू हो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इसे लगता है कि उनको ज़्यादा अवसर मिलता होगा अपना पंचायतों को अपने बारे में निर्णय लेने का, अपने बारे में कार्यक्रम चलाने का और अपने चीज़ों का किस तरह से बेहतर किया जा सके, लोग अपने लोगों के कल्याण के लिए क्या क्या कर सकते हैं, बाकी सारी व्यवस्था उनको दी गई। एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूँगा कि लक्षद्वीप में एक अभी कुछ इधर जो पंचायती राज वहाँ का रेगुलेशन है उसमें एक संशोधन किया गया और उसमें ये संशोधन किया गया कि 2021 में, और 2021 का जो उनका रेगुलेशन है उसमें ये व्यवस्था की गई कि जिनके 2 बच्चे होंगे वही चुनाव लड़ सकते हैं, प्रधानों का, उप प्रधान का या सदस्य का या जिला पंचायत के सदस्य का, जो भी जिनको लड़ना हो। लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ 2 बच्चे। अब वहाँ इसका काफ़ी विरोध हो रहा है। अब विरोध का उनका कहना है कि हालांकि देखिए वहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, वहाँ तो जब एक ही मुस्लिम की ही आबादी है और तो इसलिए कोई धर्मों की बात नहीं है। लेकिन तब भी ये नियम आ रहा, तो नियम आया कि ये वहाँ की 2 बच्चों को धर्म के 2 बच्चे हैं वही चुनाव लड़ते हैं, माने आबादी को नियंत्रित करने का। तो ये धर्म के नाते नहीं हुआ, मतलब एक ही धर्म के लोग हैं तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे धर्म के लोगों को उससे हानि हो रही है या दूसरे धर्म के लोग की अब संख्या घट जाएगी या बढ़ जाएगी, ऐसी कोई बात तो है नहीं। उन्होंने वहाँ के लोगों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए ये नियम बनाए। अच्छा, ऐसा नियम कोई ऐसा नहीं है कि पहले वही है। हरियाणा कई राज्यों में, ये जो भारत के कई राज्यों में है कि पंचायती चुनाव वही लड़ सकता है जो कि ये 2 बच्चे जिसके हों। और सबसे पहले इसको हरियाणा ने बनाया। हरियाणा में के मामले में जब ये नियम बना तो लोग सुप्रीम कोर्ट कहेगा साहब ये कानून तो गलत है कि आप हमको चुनाव के अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल कानून सही है, ये चुनाव के अधिकार कोई संवैधानिक चुनाव लड़ना कोई आपके संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये कानूनी अधिकार है। संवैधानिक अधिकार का मतलब जो संविधान ने अधिकार दे रखा उसको नहीं ले जा सकता, लेकिन कानूनी अधिकार जो है वो विधानसभा देती है या लोकसभा देती है, और जब चाहे विधानसभा उस कानून को ले सकती है, वापस दे सकती है। तो चूंकि संवैधानिक अधिकार नहीं है इसलिए आपको इस पर चुनौती आप इसको नहीं दे सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हरियाणा सरकार ने 2 की व्यवस्था की है तो
वो आप दो ही लोग डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे अगर दो से ज़्यादा बच्चे वाले थे। अब थोड़ा मैं बताऊं कि इसके अलावा ये बात हो रही थी कि कहाँ कहाँ ये व्यवस्था है। मैं इसको देख के आपको बताता हूँ कि अन्य राज्यों में जो ऐसी व्यवस्था है जहाँ दो लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, उसमें यह है कि एक तो मैंने बताया कि हरियाणा में है, फिर राजस्थान में है, और करीब करीब 10-12 राज्यों में ये व्यवस्था है जहाँ के लोग जिनके बच्चे दो हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं। अगर बागी लड़ेंगे तो वो अयोग्य माने जाएंगे, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। खैर सूची हमारे पास नहीं है। तो ये व्यवस्था है। तो अब ये व्यवस्था वहाँ लागू की गई और मैं समझता हूँ कि इस तरह से जो परिवार नियोजन के नियंत्रण के जो उपाय किए जा रहे हैं, वो भी एक समय जहाँ जहाँ परिवार की संख्या बढ़ रही थी जिससे, तो उनको एक बहुत सारे तरीके हैं जो परिवार को नियोजित करने का, उसमें एक अच्छा कदम है। इससे ये होता है कि जितने संख्या अगर कम रहेगी तो जो संसाधन है उसका सही उपयोग लोग कर सकेंगे और उससे लोगों को जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवागमन है, ट्रांसपोर्ट है, ये इसकी सुविधा बेहतर मिलेगी। लेकिन साथ साथ ये भी समझने की बात है कि अगर आपने आबादी तो कम कर दी और उसके बाद भी ये सुविधाएं अगर नहीं बढ़ा रहे हैं, आबादी कम करना खाली उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आबादी कम करने का उद्देश्य ये है कि उनको जो संसाधन है वो संसाधन भरपूर हो। तो शिक्षा के संसाधन अच्छे होना चाहिए, चिकित्सा के संसाधन बहुत अच्छे होना चाहिए, सबको हर व्यक्ति को आवास का अच्छा होना चाहिए, बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए। तो आबादी को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि इन चीज़ों को आप बढ़ाइए। केवल आबादी नियंत्रित करना बिल्कुल कोई इसका मतलब नहीं है। अगर संसाधन नहीं बढ़ाए जा सकते हैं, जब वही हालत स्थिति रहती है तो आबादी घटाने या बढ़ाने से क्या आपको नियम बनाने कोई मतलब नहीं है। तो ये मेरा ये मैंने देखा कि यहाँ एक आबादी के संबंध में भी ये व्यवस्था है। अब मैं इस संदर्भ में आपने समझ लिया। अभी आज मैं इस सिलसिले में एक और बात जो कि सीधे इससे जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण बात है वो भी कहना चाहूँगा कि इसमें दो चीज़ों की बहुत चर्चा है देश में। एक तो राजीव गांधी ने भारत जोड़ो अभियान शुरू किया है और वो कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक, कश्मीर तक कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा करीब 5 महीने में चले। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी राजपथ का नाम हटा के कर्तव्य पथ नाम जोड़ा है, कर दिया है। और राजपथ वही है कि जो राष्ट्रपति भवन से चल के इंडिया गेट तक जो सड़क आती है उसको बोलते थे राजपथ। मतलब पहले वो किंग्स वे था। किंग्स वे का मतलब है कि राजा जब थे ब्रिटिश काल में तो राजा उस पर उनका सवारी निकलती थी, उसी रास्ते से, तो राजा का रास्ता वो बोला जाता था। उसके बाद इन्होंने भारत में जब आज़ाद हुआ तो राजा का नाम बदल के राजपथ किया, मतलब ट्रांसलेट कर दिया। राजा के जगह पर, किंग की जगह पर उन्होंने राजा का नाम राजपथ कर दिया। अब भारत के प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने उसको कर्तव्य पथ। तो ये दो बात हमको, चूंकि इस बार बार मेरे आप 2-4 दिन सुन रहे हैं, तो 2-4 दिन सुनने के कारण ये बात बार बार ये आ रहा है कि हम इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए ये एक बार बार मैं आप कह रहा हूँ, 96 करीब हो गया कि जो संवैधानिक व्यवस्था है और कितने सोच समझ के लोगों ने गांव पंचायतों को एक व्यवस्था दी है कि गांव पंचायतें एक सेल्फ गवर्नमेंट के तौर में अपना काम करें और जहां की 1 अरब आबादी रहती है। अब आप ये कहीं नाम बदल रहे हैं, कहीं भारत जोड़ो कर रहे हैं, कहीं इस तरह की ऊपरी सतही चीज़ें आप ऊपर सब कर रहे हैं। भारत जोड़ने के लिए निकल पड़े तो क्या भारत जुड़ जाएगा? क्या कर्तव्य एक सड़क का नाम बदल देने से क्या लोग अपना कर्तव्य पालन करेंगे? अरे जहाँ जोड़ना है, जहाँ लोगों से कर्तव्य पालन करते आ रहे हैं उनको मजबूती प्रदान करना है, और जिसको कि संविधान ने एक आदर्श के रूप में स्थापित किया है उस पर तो आपका ध्यान जा नहीं रहा है।
और बस सतही ऊपर नारेबाजी और वो अपना अनावश्यक रूप से धन व्यय कर रहे हैं, अपने लोगों से संपर्क कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा आप करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप एक भारत जोड़ो यात्रा निकालिए, कन्याकुमारी जोड़ो यात्रा निकालिए, जितने भी जोड़ो यात्रा निकालिए, इसको भी तो मुद्दा बनाइए। आप भारत जोड़ो यात्रा में लोग जो किसको जोड़ रहे हैं, जैसे कि उन्हीं को जोड़ रहे हैं ना, कि जो लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं, आपस में लोगों को सहयोग नहीं कर रहे हैं। गांव में जाके देखिए तो गांव में तो स्थिति आप लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने बनाई है। गांव के जो सारे के सारे लोग जो एक साथ बैठ के एक साथ निर्णय लेते थे, एक साथ फैसले करते थे, आपस में प्रेम भाईचारा रखते थे, उसको सभी पार्टी 70 सालों में बर्बाद किया ना। वो कोई एक पार्टी ने बर्बाद किया क्या? जिस पार्टी ने भी, जिस पार्टी के हाथ में सत्ता आई, सभी ने उसको बर्बाद करने की कोशिश की और टुकड़े टुकड़े में गाँव को बांट दिया। तो वहाँ अगर पंचायत जो संवैधानिक व्यवस्था है अगर वो आप लागू करते तो वहाँ सारे लोग मिलकर एक साथ निर्णय लेते, हर चीज़ में भागीदारी करते, तो उनमें आपस में प्रेम भाईचारा खुद ही उनके अंदर पैदा होता। तो ये नारेबाजी से वहाँ को जो होते थे उनको तो एक आप अधिकार देके उनसे कहते कि आप ये काम करिए, तो गांव में देखते आप सारा गांव जुड़ जाता। अगर गांव पूरा जुट जाएगा तो फिर क्या, गांव से गांव जुड़ जाएगा, गांव के एक गांव के लोग जुड़ जाएंगे तो वही सभ्यता, गांव से गांव जुड़ जाएगा, गांव से जुड़ के गांव से देश जुड़ जाएगा, देश जुड़ जाएगा, गांव हो जाएगा। उसी तरह कर्तव्य का है, कर्तव्य आप किसको सिखा रहे हैं, किसको दिल्ली में दिल्ली वाले लोगों को आप वहाँ सड़क पर जो जाएंगे गुजरेंगे उनको कर्तव्य का बोध होगा। अरे उनके क्या कर्तव्य होगा, कार से आएंगे कार से गुजर जाएंगे, वहाँ कौन सा कर्तव्य होगा? उन्होंने तो उनके लिए तो वो रास्ता ही है, चाहे उसको कर्तव्य पथ रखिए या राजपथ रखिए या अंतरिक्ष पद रखिए, उनके लिए एक मामूली रास्ता है, उसे कोई बोध नहीं होगा। बोध तो कराना है कर्तव्य का। तो जो लोग गाँव में रहते हैं, जो कर्तव्य होगा वहाँ कर्तव्य शब्द नहीं इस्तेमाल होता, वहाँ धर्म इस्तेमाल होता है। हमारे माता के प्रति क्या धर्म है, पिता के प्रति क्या धर्म है, भाई के प्रति क्या धर्म है, मित्र के प्रति क्या धर्म है, वो धर्म को मान के चलते हैं, वही उनका धर्म कर्तव्य है। वहाँ तो किसी को धर्म के बारे में आप बता नहीं रहे, वहाँ तो उनको धर्म के बारे में क्या, उनको तो कई लोग यही सिखाना है, शहर में जाओ, शहर में नौकरी चाकरी करो, भीख मांगो, ये मानो, ये उल्टे सीधे काम करो, किसी तरह से पेट पालो। वहाँ उनको धर्म का और कर्तव्य का बोध नहीं कराने की कोई चिंता है। तो मेरे सिर्फ ही कहने का मतलब है कि जिन भारत को, अगर भारत के बारे में आप चिंता करते हैं, भारत के लोगों के बारे में चिंता करते हैं, भारत की लोगों की जिंदगी के बारे में चिंता करते हैं, भारत के लोगों को मुश्किलों के बारे में अगर आप सोचते हैं, भारत के लोगों को रोज हर पल जो है उनको जो सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में आप चिंता करते हैं, तो इस तरह से जो सतही बातें अपने, ठीक है वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अगर आप कर रहे हैं तो करते रहिए, हम उसकी हमें कोई चिंता नहीं है, ना हम आपके बारे में उसकी कोई आलोचना कर रहे हैं। लेकिन आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा जितने भी तरीके से तीन तिगड़म दाव पेंच करके पूरा करते हो करिए, लेकिन जो एक संवैधानिक, मेरा फिर आपसे निवेदन है कि जो एक संवैधानिक व्यवस्था जो गांव सरकार, गांव पंचायतों को एम्पावर करने के लिए अधिकार दिया गया, जो अधिकार दिया गया उसको लागू करिए, उसको एजेंडे में शामिल करिए। तो मैं समझता हूँ कि ये भारत की जो ताकत है तब उभर के आएगी। भारत की सभ्यता और संस्कृति और परंपरा, जो एक सनातन परंपरा है, जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी के महान सनातन परंपराएं हैं, उनको पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। बाहर गाँव के लोगों के भाईचारे, प्रेम, परिवार, ये तमाम चीज़ें हैं जिनको पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। और ये गांव पुनर्स्थापित हो जाएंगे तो सब होने लगेंगे। तो ये जो गांव सरकार का जो बात मैं बार बार बता रहा हूँ, वो गांव को एक पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। गांव को शहर कस्बा बना के आप गांव को भी आप तोड़ देंगे, उसके बाद कहेंगे अब गांव जोड़ो चलो। अरे गांव एक बार टूट जाएगा, गांव नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि गांव एक समाज है, वो समाज को तोड़ चुके हैं आप। अभी भी कुछ थोड़ा बहुत बचा है, उस समाज को बचा लीजिए। तो इन चीज़ों के चोचलेबाजी मैं कहूँगा कि भारत जोड़ो और कर्तव्य पथ पर चलो, कर्तव्य निभाओ, इन सबों से आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा खूब पूरा करिए, लेकिन साथ साथ गांव सरकार को लागू करने के भी संवैधानिक दायित्व आप दिया गया आप लोगों को, उसको भी पूरा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।